हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं एंड उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं DSSS AIMCRE और BSF बहुत सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं रेडियोग्राफर्स के लिए है, तो उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा एक्सरे ट्यूब पे। तो लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो कि आए हुए हैं पेपर में वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, आज का ये 3rd क्लास है। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को और सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो नहीं सुना है वो जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं और आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आते हैं, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बेकिंग मटेरियल ऑफ टंगस्टन टारगेट इन रोटेटिंग एनोड। तो हमारा जो रोटेटिंग एनोड होता है हमने पढ़ा हुआ है, एनोड 2 तरीके के होता है, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है रोटेटिंग। तो ये जो रोटेटिंग एनोड होता है जो घूमता रहता है, बोल रहा है उसका बैकिंग मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ होता है, यानी कि उसका जो बैक साइड का मटेरियल है वो किस चीज़ का बना होता है। जो अब ऑप्शन दे रखा है कॉपर है, ग्रेफाइट है, मोलिब्डेनम है या लेड है। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट ऐसा मटेरियल है जो कि क्या होता है, बैकिंग पार्ट जो होता है हमारा रोटेटिंग एनोड का उससे बना हुआ होता है। तो ये हमें बात याद रखना चाहिए कि किस पार्ट से बना हुआ होता है, वो बैकिंग पार्ट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हील इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब इज कॉज्ड बाय। देखिए एनोड हील इफेक्ट क्या बोल रहा है। एनोड हील इफेक्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एनोड होता है। ठीक है, एनोड है और यहाँ ये क्या होता है हमारा फिलामेंट है। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और कहाँ जाके टकराते हैं, वो टकराते हैं किस पे, एनोड पे। एनोड पे जब वो टकराते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, वहाँ से एक्सरे रिलीज़ होता है। अब एनोड हील इफेक्ट में होता क्या है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं टारगेट मटेरियल पे, एनोड पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जब एक्सरे निकलते हैं यहाँ पे तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरेज क्या होता है इस एनोड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरे क्या होते हैं, ये एनोड है हमारा, एनोड है, एनोड में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से जो यहाँ की इंटेंसिटी है ना एक्सरे की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटेंसिटी यहाँ की कम हो जाती है और यहाँ की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनोड हील इफेक्ट में जो कैथोड का साइड होता है, कैथोड साइड जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है और एनोड साइड इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो पेशेंट का, मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, और जो पेशेंट का थिकर साइड जो होता है जहाँ पे रेडिएशन लगने के चांसेस, मतलब जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए होता है, वो किस तरफ होना चाहिए, वो साइड होना चाहिए कैथोड के साइड। ठीक है, मान लीजिए हेड का, स्कल का एक्सरे करना है पेशेंट का, तो स्कल में हाई एमए की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हाई एमए की ज़रूरत होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा जो हेड रहेगा वो किसकी साइड रहेगा, कैथोड के साइड रहेगा। ठीक है, और जो बाकी जो फुट रहेगा वो किसके साइड रहेगा, एनोड के साइड रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी काफ़ी कम है और यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो एनोड हील इफेक्ट का कहने का क्या मतलब है, एनोड हील इफेक्ट ये होता है जहाँ पर क्या होता है, इसमें एक्सरे की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कैथोड की तरफ ज़्यादा होती है और एनोड की तरफ कम होती है। इसलिए बॉडी का जो थिकर पार्ट है वो कहाँ होना चाहिए, कैथोड की तरफ होना चाहिए, एनोड की तरफ थिनर पार्ट होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, हील इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब कॉज्ड बाय कैथोड डिज़ाइन, एनोड एंगल एंड एब्जॉर्प्शन, ग्लास एनवलप या ऑयल इंसुलेशन। तो ऑप्शन का आंसर क्या रहने वाला है, एनोड एंगल एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ रोटेटिंग एनोड डिस्क इज टिपिकली। रोटेटिंग एनोड का डायमीटर कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर, 8 से 13 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर। तो आंसर रहने वाला है इसका 8 से 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। 8 से 13 सेंटीमीटर जो रोटेटिंग एनोड होता है ना, उसका जो डिस्क का, ये मान लीजिए डिस्क है, तो इसका जो डायामीटर होता है ना वो कितना होना चाहिए, 8 से 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। याद रखिए डायामीटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा हीट डिसिपेशन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट डिसिपेशन के। ठीक है, हीट यूनिट। तो यानी कि जितना ज़्यादा डायमीटर बढ़ता जाएगा हमारा जो एक्स रे ट्यूब का जो हीट डिसिपेशन की कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। जितना डायमीटर कम होगा उतना ही हीट कम डिसिपेट होगा। तो आंसर क्या रहने वाला है, 8 to 16 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, जो हमारा सीटी का होता है ना उसका 13 सेंटीमीटर का क्या रहता है, एनोड डिस्क, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हीट जो कैपेसिटी होती है, हीट डिसिपेशन की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी जो छोटे मोटे हमारे जो एक्सरे बेस्ड मोडालिटीज़ हो गई, जैसे लाइक ओपीजी हो गया या पोर्टेबल एक्सरे हो गया, उसमें हमारी डिस्क का जो डायमीटर होता है वो कम होता है, वो 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये रहने वाला है इसका आंसर 8 to 13 सेंटीमीटर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब इज़ यूज्ड। ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी में, पल्स फ्लोरोस्कोपी, मैमोग्राफी ओनली या सीटी ओनली। तो आंसर है पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। पल्स फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, इसमें हमारा ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब होता है। इसमें क्या होता है, स्विचिंग होता है, ग्रिड स्विच होता है। ठीक है, तो ग्रिड स्विच होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्सरे बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी पे गया, फिर आप इमीडिएटली एक्सरे को रोक सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्स फ्लोरोस्कोपी। चलाना रोकना, तो वो किससे कंट्रोल होता है, वो ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब उसमें यूज होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, MCRE में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए इसका चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द पर्पस ऑफ ऑयल सराउंडिंग द एक्सरे ट्यूब। जो एक्सरे ट्यूब होता है हमारा, जिसमें एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, फिर यहाँ से सर्किट हमारा पूरा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हमारा एक्सरे ट्यूब है। तो एक्सरे ट्यूब को ना किस में करते हैं हम, हाउसिंग, मतलब जो हमारी एक्सरे ट्यूब है ये हाउस्ड होती है किसी के अंदर, एंड वो होती है हमारी सराउंड होता है इसके आगे, इसके आसपास क्या, ऑयल। ठीक है, ये क्या होता है, ऑयल रहता है। तो ये ऑयल लाने का क्या पर्पस है, क्यों ऑयल रखा जाता है एक्सरे ट्यूब के अराउंड। तो इसका ऑप्शन है टू प्रोड्यूस एक्सरेज, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल रखा जाता है, या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड कूलिंग। ठीक है, या टू इंक्रीज द ट्यूब वोल्टेज, या टू फिल्टर द एक्सरे। तो ऑप्शन ये चारों है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड कूलिंग। सो जो हमारी जो ये ऑयल रहती है ना, ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक होता है, डाई इलेक्ट्रिक ऑयल होता है। डाई इलेक्ट्रिक ऑयल होने की वजह से क्या होता है, जितना भी हीट निकलता है हमारा जो ट्यूब के आसपास, वो क्या करता है, ये इसमें कूलिंग करता है, ये कूलिंग का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे रेडिएशन वर्कर है, एक तो उनको रेडिएशन नहीं लगता, दूसरा करंट नहीं लगता, और वो जलते नहीं है, उनको हीट नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ट्यूब होती है उसके सराउंड क्या लगाया जाता है, ऑयल लगाया जाता है, ऑयल रखा जाता है, ताकि वो इंसुलेशन बना रहे और कूलिंग बना रहे हमारा ट्यूब का। तो ये रहने वाला है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द ट्यूब करंट MA इन एक्सरे ट्यूब कंट्रोल। तो MA का क्या काम होता है, क्या कंट्रोल करता है MA, क्वालिटी ऑफ एक्सरे, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे, पेनिट्रेशन पावर, या वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो आंसर क्या रहने वाला है, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। MA का काम ही होता है क्या करना, एक्सरेज की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो एक्सरे की क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एक्सरेज ज़्यादा हो रहे हैं या नंबर ऑफ एक्सरेज कम हो रहे हैं। ठीक है, एक्सरेज कम हो रही है, किस पे डिपेंड करता है, हमारे MA पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको 200 MS देना है, MA देना है। ठीक है, तो 200 MA देंगे आप, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, एक्सरे की क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होगी। और मान लीजिए आप 100 MA देते हैं, तो हमारा जो एक्सरे है वो कम निकलेंगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा MA बढ़ाओगे उतना क्वांटिटी जो हमारी बढ़ेगी एक्सरे की बढ़ेगी, जितना MA कम करेंगी उतना ही कम क्वांटिटी हमारी एक्सरे की होगी। तो MA क्या डिसाइड करता है, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। ओके, तो ये है इसका राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, ये देखिए MCRE रेडियोग्राफर 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस्ड व्हेन।
देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में पूछा। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन इज डीएक्सेलरेटेड इन न्यूक्लियस फील्ड, सी है इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, या डी बोल रहा है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर सी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। चलिए आइए समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता क्या है? मान लीजिए, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट के एटम पे टकराता है तो टारगेट का एटम, ये जो हमारा टंगस्टन का एटम होता है, ठीक है, उसका हम एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये पहला वाला ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा के शेल, और ये हमारा क्या हो गया? एल शेल। अब के शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, हमें पता ही है, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ये एल शेल में भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएगा फिलामेंट से, इसको यहाँ से टकराने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ से टकराएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, इस जगह पे क्या हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि खाली जगह हो जाएगा। अब ये खाली जगह हो जाने की वजह से ये जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जाके पहुंच जाएगा, ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगा जहाँ पे खाली स्पेस हुआ था। तो खाली स्पेस जगह जाके यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जाता है तो यहाँ पे क्या रिलीज़ करता है? ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। वही एनर्जी किस रूप में निकलती है? एक्सरे के रूप में निकलती है। तो इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि के शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये क्या होता है? नॉकड आउट, ये यहाँ से निकल गया। निकल जाने की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन उस की जगह जाके ले लेगा, और जब वो अपनी शेल छोड़ के दूसरे शेल में जाता है, हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जाता है, तो उस टाइम क्या होता है? प्रोडक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है ब्रह्मस्टलिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस। अब देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्रह्मस्टलिंग रेडिएशन के बारे में। ब्रह्मस्टलिंग रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है रेडियो एक्टिव डिके, ऑप्शन बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है न्यूक्लियर फिजन, या ऑप्शन डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो राइट आंसर रहने वाला है इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेशन। देखिए अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है और ये क्या है? टारगेट के एटम पे टकराता है। ये टारगेट का एटम क्या है? न्यूक्लियस है, और ये के शेल है, ये क्या है? एल शेल है। अब देखिए क्या होता है ब्रह्मस्टलिंग रेडिएशन में। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे हमारा एटम के पास, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जब ये जाता है एटम के पास, टंगस्टन के टारगेट एटम के पास, तो जब जाता है तो ये न्यूक्लियस के पास जैसे ही पहुंचता है ना, हमारे बहुत स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड से जाने की वजह से यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जा रहा होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। स्लो हो क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था वहाँ ना जाके वो क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? ये होगा न्यूक्लियस की तरफ। अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। तो स्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डीएक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मैंने बताया था क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन। तो कोई भी अगर अपना पोजीशन चेंज होता है, रैपिडली चेंज होता रहता है, उसको हम एक्सेलरेट कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था अपने रास्ते, लेकिन क्योंकि बीच में न्यूक्लियस मिल गया, न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ खींचा, तो इसने अपना रास्ता भटक गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? धीरे हो गई। तो जो उसकी स्पीड धीरे होती है ना, तो वो जो स्पीड लॉस होती है वो एनर्जी के रूप में निकलती है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सरे की एनर्जी के रूप में निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मस्टलिंग
रेडिएशन, ठीक है। ब्रांस्टेलिंग रेडिएशन 90% हमारा कंट्रीब्यूशन देती है डायग्नोस्टिक्स एक्सरे में। ओके, तो ब्रांस्टेलिंग रेडिएशन से ही हमारा एक्सरेज प्रोड्यूस होता है और उसका जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने रेडियोग्राफी में। 90 to 99% हमारा ब्रांस्टेलिंग रेडिएशन होता है, ठीक है। और इसको कंटिन्यूस एक्सरे भी बोला जाता है। और दूसरी बात, और ये किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा टारगेट एटम का, उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, ब्रांस्टेलिंग रेडिएशन। तो ये क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेशन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है द हुडिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ। हुडिंग का क्या मतलब हो गया, आउटर कवरिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब। ये हमारा एक्सरे ट्यूब है अंदर, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, हमारा कैथोड और एनोड होता है। ये हमारा एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे फिलामेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, टारगेट मटेरियल होता है। इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, हमारा एक्सरे निकलता है। तो ये बोल रहा है जो हुडिंग है यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी इसकी एक्सरे ट्यूब की, वो किस चीज़ की बनी होती है। क्वेश्चन ऑप्शन ए बोल रहा है एल्यूमिनियम, दूसरा बोल रहा है कॉपर, तीसरा है लेड या चौथा है स्टील। तो वेरी इजी क्वेश्चन, उसका आंसर रहने वाला है लेड। लेड का क्यों बना होता है, ताकि रेडिएशन लीक ना हो, ओके, और हमारा जो हमारे रेडिएशन वर्कर है वो सेफ़ रहे, इसीलिए हमारे ये लेड का बनाया जाता है हुडिंग। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द स्टेशनरी एनोड ट्यूब, द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन। जो हमारा स्टेशनरी और एनोड होता है उसमें कौन सा एक्सरे ट्यूब यूज़ होता है। बोल रहा है हाई कैपेसिटी मशीन, डेंटल एंड पोर्टेबल यूनिट्स, सीटी स्कैनर या एंजियोग्राफी। तो स्टेशनरी एनोड किस में यूज़ होता है, हमारा डेंटल एंड पोर्टेबल यूनिट्स में। क्योंकि देखिए हाई कैपेसिटीज़ मशीन में ना हमें रोटेटिंग एनोड्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्टेशनरी एनोड नहीं काम आता है। ओके, स्टेशनरी एनोड उतना हाई अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट नहीं कर सकता है, इसीलिए हाई कैपेसिटी मशीन में रोटेटिंग एनोड चाहिए, सीटी में भी रोटेटिंग एनोड चाहिए और एंजियोग्राफी में भी रोटेटिंग एनोड चाहिए होता है। सिर्फ डेंटल एंड पोर्टेबल जो मशीन्स होती है ना, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेशनरी एनोड का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, डेंटल एंड पोर्टेबल यूनिट्स। ठीक है, तो आज के हमने ये 10 क्वेश्चन किए। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रेडियोग्राफर के एग्जाम्स में, वो हमने आज 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट आने वाली क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी या दिक्कत परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।